हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना सेशन। तो आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है, हम मुगल वंश पढ़ रहे हैं। तो मुगल वंश में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और जैसे कि आपको पता है ये 500 प्लस प्रश्नों की आपकी श्रृंखला है, जिसमें हम हर रोज़ 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो मुगल वंश से अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवा रही हूँ और हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो सीरियल वाइज नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था और हर क्लास में बताती हूँ कि जो हमारा टॉपिक्स चल रहे हैं वो इस तरह से चल रहे हैं कि जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सबसे पहले कराया, राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो उसके 6 क्लासेस मैंने आपको दी हैं, यानी उसमें भी 500 प्लस क्वेश्चंस थे। तो 6 क्लासेस आपकी हुई, तो आप वो टॉपिक देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको मध्यकालीन से आपको साहित्य से कुछ टॉपिक्स कराया था। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक पे आते हैं, तो मैंने वो भी आपको कंप्लीट करवा दिया है। उसमें भी शायद मैंने 5 क्लासेस आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और उसके बाद अब हमारा ये शुरू हुआ है मुगल वंश। उसके बाद 500 प्लस क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक है 3rd नंबर पर, मैंने इसको चूज़ किया है। तो मैं इसी तरह से आपको टॉपिक्स कवर कराऊंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पहले और जिसमें सबसे कम क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट में चलेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से मैं कवर करा दूंगी। अगर आप कहेंगे कि मैं आपको सीरियल वाइज कंप्लीट कराऊं तो मैं सीरियल वाइज भी कंप्लीट करा दूंगी। अब आप जानकारी मैं उनको दे देती हूँ जो इस क्लास में नए हैं और आज वो पहली बार क्लास देख रहे हैं। तो उनके लिए जानकारी ये है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, यानी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी स्टेट से हैं, राजस्थान, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ये राजस्थान पीएससी कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है ये। तो आप राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तराखंड से हैं या फिर उत्तर प्रदेश है, तो आप कहीं से भी इसको देख रहे हो तो ये आपके लिए क्लास है। तो ये हर टीचिंग एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये क्लास जो है रन कर रही हूँ मैं। और मेन आपका टीजीटी पीजीटी यानी कि आपका हाई लेवल के जो एग्ज़ाम है ना, तो वो है। अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप ये क्लास आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल क्लास है, तो करिए। और स्पेशली जीआईसी के लिए चल रही है क्योंकि अब हमारा जीआईसी का एग्ज़ाम आने वाला है और साथ ही टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो आपके लिए, और नई वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज हम 101 से शुरू करेंगे, 200 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? तो 6 बार जो भारत आने वाला विदेशी यात्री था वो था जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर, ठीक है, जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर, ठीक है। फ्रांसीसी यात्री, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर ने 1638 से 1663 के बीच में 6 बार भारत की यात्रा की। ये पेशे से कौन था? जौहरी था और मुगल शासक शाहजहां के काल में भारत आया। इसने औरंगजेब और शाहजहां के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, ठीक है। तो कई आंसर इसमें हमें मिल जाते हैं, कई क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मकबरे की स्थापत्य कला में चारबाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है? तो हुमायूं के मकबरे में प्रयोग मिलता है सबसे पहले, ठीक है। तो चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में किया गया और इस मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया था। इसका गुंबद संगमरमर से निर्मित है और इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला क्वेश्चन है,
मुगल वास्तु में हिंदू और मुस्लिम शैलियों के मिश्रण की प्रक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुंची, ये कथन बिल्कुल सत्य है। वास्तु के क्षेत्र में बाबर और हुमायूं का योगदान नग्नप्राय है, ये भी सही है। शेरशाह के द्वारा निर्मित भवन दिल्ली के सुल्तानों के समय में विकसित हुई शैली और परवर्ती मुगल शैली के मध्य की कड़ी है, ये भी सही है। और हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता, ये गलत है। तो हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता है, ये कथन असत्य है। इस मकबरे का निर्माण इंडो इस्लामिक शैली में किया गया और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया? हाजी बेगम ने बनवाया है। ठीक है, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? तो श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन जो है वो बयाना, सरखेज और सेहान में होता था। तो मुगल काल में नील उत्पादन के क्षेत्र है बयाना जो कि राजस्थान में है, सरखेज आपको गुजरात में मिलेगा और सेहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ठीक है। शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी। तो शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी, वो थी खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी ने भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करी। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, एक तो थी अच्छी, मध्यम और खराब। ठीक है, शेरशाह के समय में 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था प्रचलित थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था आगे चल के अकबर के राजस्व व्यवस्था का आधार बनी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। तो सही कालानुक्रम कौन सा है? ददराह का युद्ध हुआ, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ है, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ है, फिर शेरशाह की मालवा विजय हुई है। ठीक है, तो कन्नौज का युद्ध तो हुमायूं का युद्ध है, चौसा का युद्ध भी। ठीक है, तो देख लेते हैं। ददराह का जो युद्ध है वो 1532 में लड़ा गया, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया, कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया और शेरशाह की जो मालवा विजय है वो 1542 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेरशाह के संदर्भ, ये 106 था, हाँ 107 नंबर क्वेश्चन है। शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसके किसी भी सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित नहीं है, बिल्कुल उसके सभी सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। शेरशाह के सिक्कों पर बादशाह का नाम अंकित नहीं है, बिल्कुल नहीं, शेरशाह के सिक्कों पर बादशाह का नाम अंकित है। ठीक है, शेरशाह ने 165, 175 और 185 ग्रेन के सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल नहीं, मैं अभी बताती हूँ कितने ग्रेन के सिक्के जारी हुए थे। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित है, ये बिल्कुल सही है। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित है। तो शेरशाह सूरी के काल में सिक्के ढालने की 23 टकसालें थी। कितनी टकसालें थी? 23। इसके द्वारा जारी सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित होता था। शेरशाह के सिक्कों पर बादशाह का नाम और पद अरबी और नागरी लिपि में अंकित होता था। शेरशाह के द्वारा जारी सोने के सिक्के अशरफ कहे जाते थे, जिनका मूल्य चांदी के 16 सिक्कों के बराबर था। उसके कुछ मुद्राओं पर सुल्तान के नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी अंकित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य के विलय के समय बीजापुर का शासक था सुल्तान सिकंदर। 1686 को बीजापुर के अंतिम शासक सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फलस्वरूप बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। औरंगजेब ने उसे खान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक था। तो ये था आरपी त्रिपाठी। मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत के प्रतिपादक आरपी त्रिपाठी थे। इनके अनुसार तुर्क और मंगोल दोनों परंपराएं मिलकर अधिक केंद्रीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हुई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। तो ये है, मुगलों के साथ शिवाजी की पहली मुठभेड़ हुई है, फिर शिवाजी के हाथों अफजल खान की हत्या हुई है, फिर शाइस्ता खान पर रात्रि में धावा बोला गया है और उसके बाद शिवाजी का कर्नाटक अभियान भी हुआ है। ठीक है, तो 1657 में मुगलों के साथ शिवाजी की पहली मुठभेड़ हुई, 1677 में शिवाजी का कर्नाटक अभियान हुआ है, 1663 में शाइस्ता खान पर रात्रि में धावा बोला गया और 1659 में शिवाजी के हाथों अफजल खान की हत्या हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट है द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल अंपायर का लेखक कौन है? तो द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल अंपायर के लेखक हैं कैरल लियोनार्ड। ठीक है, कौन है? कैरल लियोनार्ड। और इन्होंने ये कब लिखा है? तो इन्होंने ये 1979 में लिखा है। कब लिखा है? 1979 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अल्तमगा जागीर व्यवस्था किसने आरंभ की थी? अल्तमगा जागीर व्यवस्था किसने आरंभ की थी? बताओ भाई, किसने आरंभ की थी? जस्ट अ सेकेंड। तो अल्तमगा जो जागीर व्यवस्था है ये आरंभ की थी किसने? आंसर तो आपको दिख ही रहा है, जहांगीर ने आरंभ की थी। किसने आरंभ की थी? जहांगीर ने। ठीक है, तो अल्तमगा जागीर व्यवस्था शुरू की थी किसने? जहांगीर ने। ठीक है, मुगल काल में अल्तमगा जागीर व्यवस्था की शुरुआत जहांगीर ने करी और यह जहांगीर किसी विशेष अनुग्रह प्राप्त परिवार को सम्राट की स्वर्णिम मुहर के साथ प्रदान किया जाता था। सॉरी। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया था? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका औरंगजेब। ठीक है, तो मनसब जो है वो फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। इसके दो भाग थे, जात और सवार। ठीक है, जात का तात्पर्य व्यक्तिगत पद से होता था। ठीक है, जबकि सवार का जो तात्पर्य है वो घुड़सवारों की संख्या से था। मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, और इस व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था की शुरुआत 1575 में किसने करी है? अकबर ने करी थी। औरंगजेब के शासनकाल में मशरूत के माध्यम से मनसबदार की सशर्त और अस्थायी नियुक्ति होती थी। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो मुगल काल में भारत में से निर्यात का अधिकतम जो भाग है वो सूती वस्त्र का था। किसका था? सूती वस्त्र का। मुगल काल में भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक मात्रा सूती वस्त्र की थी, जिसका निर्यात विभिन्न देशों को किया जाता था, जिसमें सुमात्रा, जावा, यूरोप, तुर्की, अरब आदि प्रमुख हैं। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में चीनी, कपड़ा, अनाज, नील, शोरा, लौंग, कपूर, केसर, चंदन की लकड़ी, नारियल, अफीम, काली मिर्च, मसाले, पारा, मोती और पशुओं की खाल प्रमुख थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का या रुपया प्रारंभ किया था? तो ये शेरशाह ने चांदी का सिक्का या रुपया शुरू किया है। तो शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसे कि रुपया कहा जाता था, 178 ग्रेन का होता था। तांबे का सिक्का दाम कहा जाता था, जो कि 380 ग्रेन का होता था, चलाया था। ठीक है, शेरशाह की जो मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी, उसने पुराने सिक्कों के स्थान पर 2 नवीन प्रकार के सिक्के चलाए और सिक्के का मूल्य उसके वजन व ढाले गए वर्ष पर निर्भर करता था। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। महिला चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो जहांगीर के शासनकाल से संबंधित थी। नेक्स्ट है अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना व अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। कहाँ? पानीपत में। ठीक है, तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और अफगान सेनापति हेमू के बीच में पानीपत नामक स्थान पर युद्ध हुआ था और ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। अफगान प्रजा पराजित हुआ और इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध नाम ये सेकंड था। हाँ, पहला तो बाबर के टाइम पर हुआ था 1526 में। अफगान पराजित हुए और इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध नाम दिया गया और इस समय अफगान शासक आदिल शाह शूर था। मैं भी काम भूल गई। ठीक है, तो पहला युद्ध बाबर के समय हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में हुआ, तीसरा 1761 में। ठीक है, नेक्स्ट
अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? तो अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा की थी 1562 में। अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार 1562 में गया। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है और इसका जन्म 1143 में सीस्तान और मृत्यु 1236 में हुई थी। ठीक है, अजमेर में हुई और 1192 में वो मोहम्मद गोरी के साथ में मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो भारत आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर ने खाकान की पदवी धारण की थी। तो बाबर ने खाकान की पदवी जो है वो 1526 जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था उसने, उसके बाद। ठीक है, तो पानीपत युद्ध में विजय के बाद मुगल शासक बाबर ने खाकान की पदवी 1526 में धारण की थी। बाबर का जन्म कब होता है? तो 14 फरवरी 1483 को। कहाँ? फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। और मृत्यु कहाँ होती है? तो 1530 में होती है। कहाँ होती है? आगरा में होती है। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना करी। खाकान का अर्थ है खानों का खान। ठीक है, नेक्स्ट, गुलबदन क्या है? तो गुलबदन जो है वो कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है। ठीक है, तो गुलबदन या बंधना कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है और जो प्रायः लहरियादार या धारीदार होता है और ये काशी में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ से ये जानकारी प्राप्त होती है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था? ये किया था मीराते अहमदी। तो फुतुहाते आलमगीरी की रचना फारसी भाषा में ईश्वर दास नागर ने की है। नुस्खाए दिलकुशा की रचना फारसी भाषा में भीमसेन ने करी है। मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो फुतुहाते आलमगीरी की रचना फारसी भाषा में किसने करी है? ईश्वर दास ने। ठीक है, इसकी रचना करी है ईश्वर दास ने, ईश्वर दास ने। ठीक है, अब बात करते हैं नुस्खाए दिलकुशा की रचना। तो ये भी फारसी भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी है? भीमसेन ने। ठीक है, भीमसेन ने। अब बात करते हैं खुलासत उत तवारीख की। तो इसकी रचना फारसी भाषा में सुजान राय भंडारी ने की है। किसने करी है? सुजान राय भंडारी ने, सुजान राय भंडारी ने। ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ, आवाज पे जाओ। ठीक है, अब बात आती है मीराते अहमदी की। तो मीराते अहमदी की रचना मोहम्मद अली खान ने करी है। किसने करी है? मोहम्मद अली खान ने। ठीक है, मोहम्मद अली खान ने करी है। और मीराते अहमदी से जानकारी मिलती है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, मीराते अहमदी से पता चलता है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। तो मुगल काल में जहाज निर्माण के जो केंद्र थे वो आपके बंगाल में स्थित थे, इलाहाबाद में स्थित था, कश्मीर में और लाहौर में। ठीक है, तो मुगल काल में जहाज निर्माण उद्योग बहुत उन्नत दशा में नहीं था। अकबर ने इसके निर्माण के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया था ताकि जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके केंद्र बंगाल, इलाहाबाद, कश्मीर, लाहौर और सिंध थे। ठीक है, नेक्स्ट है तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो तानसेन ने अपनी जो संगीत शिक्षा है वो ग्वालियर से प्राप्त की थी। तानसेन ने संगीत की शिक्षा ग्वालियर से प्राप्त की थी। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। अकबर ने तानसेन को सरस्वती कंठाभरण वाणी विलासी उपाधि प्रदान की। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अकबर ने तानसेन को सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल से दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ है? तो ये है आपका रज्मनामा पर। ठीक है, किस पर नहीं हुआ है? रज्मनामा पर। ठीक, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के चबूतरे पर भी हुआ है रामायण के विषयों का अंकन। पंडकल के विरूपाक्ष मंदिर पर उत्कीर्ण मूर्तियों में भी हुआ है और एलोरा के कैलाश मंदिर की दीवारों पर भी है। ठीक है, महाभारत के फारसी अनुवाद को रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर पर रावण के द्वारा कैलाश पर्वत
पाए जाने का प्रसंग है। विरूपाक्ष मंदिर पर उत्कीर्ण मूर्तियों में रामायण के विषयों का अंकन है और दशावतार मंदिर के चबूतरे पर रामायणिक विषयों का अंकन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता है? तो ये है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर चित्रकारी में रुचि रखता था। वो मुगल काल में चित्रकारी को अधिक महत्व देता था। उसके दरबार में प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर और अब्दुल हसन रहते थे। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दुनिया के नामी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो मयूर सिंहासन को लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। मयूर सिंहासन को दिल्ली लाल किले के दीवाने आम में शाहजहां के द्वारा स्थापित करवाया गया था। इस सिंहासन को तख्ते ताउस, क्या कहते थे? तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता था और इस पर 19 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ये ठोस सोने का बना था और इसमें बहुमूल्य हीरे जड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1576 में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में डैश के साथ युद्ध किया था। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ में। ठीक है, 1576 में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया और ये युद्ध जो है वो मुगल बादशाह अकबर और राणा प्रताप के बीच में कब होता है? 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप क्या होते हैं? पराजित होते हैं, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह और आशफ खां कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह से गुजरात विजय करने के पश्चात हुमायूं ने इसे किसके अधिकार में दे दिया? तो बहादुर शाह से गुजरात विजय करने के बाद अस्करी के अधिकार में हुमायूं ने इसे दे दिया था। गुजरात विजय के बाद हुमायूं ने अस्करी को गुजरात का प्रभारी बना दिया। गुजरात को 5 प्रभागों में बांट दिया गया था। ये व्यवस्था बाबर के द्वारा दोआब में कायम की गई थी, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था थॉमस स्टीफेंस। पश्चिमी भारत पहुंचने वाला प्रथम ब्रिटिश थॉमस स्टीफेंस था, जो कि एक अंग्रेजी जेसुइट पुजारी और मिशनरी था, जो अक्टूबर 1569 में 1589 यानी 1579 में गोवा पहुंचा था। विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में था और 1615 में टॉमस रो मुगल दरबार में आए थे। जॉन मिंडेल हॉल 1599 में भारत आया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो औरंगजेब जो है वो बजाता था वीणा। और ये क्वेश्चन देखो आपका एनवीएस पीजीटी में भी आया है और पीजीटी 2016 में भी आया है। ठीक है, तो ये हर टीचिंग एग्जाम्स के पर्पस से आपका ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, है ना, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, तो ये आपके लिए यूज़फुल क्लास है। ज़रूर देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। डेली आपकी ये क्लास आ रही है, तो डेली आप 10 बजे इस क्लास को देख सकते हो स्टडी विद एनू के चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर चीज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो सारी प्लेलिस्ट है, आपको जो भी सब्जेक्ट देखना हो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, लेकिन उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी और उसी के समय फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? बताओ भाई। तो अकबर ने जिस जैन आचार्य को सम्मानित किया था वो थे हरिविजय सूरी। ठीक है, तो हरिविजय सूरी 1526 से 1595 तक जैन मुनि थे। इन्होंने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया था और अकबर इनसे इतना प्रभावित हुआ कि इसने इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो भाई देखो, मकबरा जो भारत के बाहर है वो है जहांगीर का मकबरा। ठीक है, जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत के बाहर है, क्योंकि कहाँ है? लाहौर में है। तो जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है, जहांगीर शाह का मकबरा भी दिल्ली में है और औरंगजेब का मकबरा भी
दिल्ली में है, लेकिन 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। रामायण एक हिंदू ग्रंथ है और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। अकबर के समय में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? तो पहला कबीला था कछवाहा। ठीक है, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कछवाहा था। आमेर के राजपूत राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखा बाई का विवाह कर यह वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल वास्तुशास्त्र निम्नलिखित में से किन शैलियों का सम्मेलन या समन्वय है? तो ये है इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू का। ठीक है, तो मुगल वास्तुकला में इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू सभी शैलियों का समायोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे गया है? तो ये है भैया गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा का वर्णन गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में जिस जमीन पर हर साल खेती होती थी और उसे कभी खाली छोड़ा नहीं जाता था, उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे पोलज। क्या कहते थे? पोलज। अकबर के शासनकाल में हर साल की जाने वाली भूमि पर खेती को पोलज कहते थे। इसमें प्रत्येक वर्ष 2 फसल की जाती थी। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को पोलज भूमि के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अभिकथन और तर्क के आलोक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो अभिकथन कहता है कि मुगल कालीन वास्तुकला शाहजहां के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो मुगल कालीन जो वास्तुकला है वो शाहजहां के काल में अपने उत्कर्ष पे पहुंची थी, ये बात सही है। तर्क कहता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर का शालीमार बाग और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए के अनुरूप है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वास्तुकला में स्थापत्य कला के विकास की दृष्टि से शाहजहां का काल जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है और ये काल मुख्यतः स्थापत्य कला का चरमोत्कृष्ट काल था। उसने अनेक मस्जिद और सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, आगरा स्थित ताजमहल शाहजहां की सर्वोत्तम स्थापत्य कृति मानी जाती है। जहांगीर ने लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसको बाद में शाहजहां ने पूर्ण करवाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। तो चलो भाई पढ़ते हैं। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की पिपासा का परिणाम इबादत खाना में अंतरास्था का संवाद तथा परिसंवाद हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अकबर के धार्मिक विचार परिपक्व हो गए क्योंकि उसे विभिन्न मतवादों के विद्वानों से प्रश्न करने और उन्हें सुनने और उनके सिद्धांतों के विषय में जानने का अवसर मिला। ये भी बात सही है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। वो रूढ़िवादी धार्मिक विचारों से तेजी से दूर होता चला गया और सूरज और प्रकाश पर केंद्रित दिव्य शक्तियों की पूजा के लिए स्वयं कायल हो गया। ये भी सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन सही है। देखो, अकबर धार्मिक दृष्टि से बहुत सहिष्णु था। वो विभिन्न धर्मों के प्रति आदर रखता था और इसी कारण उसने 1575 में इबादत खाना यानी कि पूजा गृह का निर्माण करवाया था, जहां सभी धर्मों के धर्मशास्त्री अपने विचार आदान प्रदान करते थे। उसने धीरे धीरे रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर दिया और 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना को खोल दिया। 22 जून 1589 को महजर की घोषणा करी, जिसके तहत मुस्लिम उलेमाओं के फतवे पर पाबंदी और धार्मिक मामलों के निर्णय पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसके कारण कुछ उलेमाओं ने उसका विरोध किया, जिन्हें यमुना नदी में फेंककर उसने क्या किया? मरवा दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का एक महान संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार के संगीतज्ञ जो थे वो थे भैया सिर्फ और सिर्फ तानसेन। ठीक है, तानसेन अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। तानसेन को अकबर ने कंठा भरणवाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी और अकबर स्वयं ही बहुत अच्छा नक्कारा यानी कि नगाड़ा बजाता था। अकबर देखो नगाड़ा बजाता था और औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो पहला है, अकबर के शासनकाल में 1/3 महसूल शासकीय राजस्व के अंतर्गत जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? नहीं ढूंढना है। अकबर के शासन में सिकंदरी गज को मापन की सुनिश्चित इकाई माना गया था। ये भी बात सही है। दहसाला व्यवस्था ने किसानों की समस्याओं को अत्यधिक बढ़ा दिया। ये गलत है, तो यही वाला ऑप्शन हमारे लिए राइट होगा। ठीक है, पैमाइश के लिए तेनाब कही जाने वाली रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी बात सही है। तो जो दहसाला व्यवस्था थी, ठीक है, अकबर के द्वारा कब शुरू की गई थी? 1580 में। ठीक है, टोडरमल की सलाह पे शुरू की गई थी। किसकी सलाह पे? टोडरमल की सलाह पे ये शुरू की गई थी। ठीक है, लागू किया गया था और इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस प्रणाली में कर का जो निर्धारण है वो पिछले 10 वर्षों के उत्पादन के आधार पर, उत्पादन और प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता था, लेकिन उसका 1/10 कितना? 1/10 भाग हर साल वसूला जाता था, जिसे माल-ए हर साला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 1/10 भाग जो हर साल वसूला जाता था उसे माल-ए हर साला, माल-ए हर साला। ठीक है, क्योंकि हर साल वसूल किया जाता था इसलिए माल-ए हर साला कहा जाता था। ये एक प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, क्योंकि सीधे कृषक ही प्रतिवर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। ये मूल रूप से शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क पर लगान वसूल किया जाता था। ब्रिटिश काल में ये व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि शामिल थी। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया था? तो भैया ये दफनाया गया था काबुल में। ठीक है, तो देखो 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान, कहाँ? नूर अफगान, नूर अफगान। ठीक है, नूर अफगान, जिसका आधुनिक नाम है आराम बाग। क्या नाम है? आराम बाग, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, आराम बाग है, उसमें दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पे दफना दिया गया था। तो बाबर ने ऑलरेडी अपने लिए स्थान चुना था काबुल में, तो उसे वहीं पे दफनाया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका TGT 2016 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो ये मोहम्मद शाह के टाइम पे किया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम 1748 में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 में पानीपत का चिट्ठी युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? तो ये नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए नहीं जाना जाता है। शेरशाह सूरी को जाना जाता है नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन करने के लिए, पहला रुपया जारी करने के लिए जो 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा, और शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किए गए सभी चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर शेरशाह सूरी के महान कार्यों में नहरों के द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करना शामिल नहीं है। नहरों के द्वारा जो सिंचाई की प्रणाली शुरू हुई वो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की थी। शेरशाह सूरी प्रथम शासक था जिसने पहली बार रुपया का शुरू किया, जो लगभग 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा, और नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया
गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग की नींव रखी है? तो वो है वन एंड ओनली जहांगीर। जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार और निषाद बाग की नींव रखी है। जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक आश्रय दिया था। फलस्वरूप उसके समय में बहुत कम इमारतों का निर्माण हुआ। जहांगीर के समय सबसे उल्लेखनीय इमारत थी एतमादुद्दौला का मकबरा, और इसके क्वेश्चन हम बहुत सारे ऑलरेडी अपने पहले वाले क्लासेस में कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एतमादुद्दौला का मकबरा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो ये है काजी उल कुजात। काजी उल कुजात को मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था। मुख्य काजी को सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे। कौन नियुक्त होते थे? मुफ्ती, जो कानून की व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज़्मनामा नाम दिया? तो ये काम किसने किया था? ये काम किया था अकबर ने। किससे करवाया था? बदायूनी से करवाया था। ठीक है, तो मुगल बादशाह अब्दुल कादिर बदायूनी से। ठीक है ना, तो मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवादित कराकर रज़्मनामा नाम दिया। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से देखो किसने किया? फैजी, मुल्ला शेरी, नकीब, सुल्तान हाजी और अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था, इन सब के द्वारा। ठीक है, तो अकबर, मेन का नाम अब्दुल कादिर बदायूनी का आता है। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, फैजी के अधीन। अकबर के काल में अन्य प्रमुख अनुवादित ग्रंथ निम्न है। ज्योतिष ग्रंथ जो कि तजक का अनुवाद जहाने जफर नाम से। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ था तजक। ठीक है, रुको मैं ठीक से बताती हूँ। ज्योतिष ग्रंथ था तजक, जिसका अनुवाद जहाने जफर के नाम से किया। सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद नामा ए खिरात अफजा के नाम से किया गया। कथा सरित सागर का जो अनुवाद है वो बहर अल असमार के नाम से किया गया, और पंचतंत्र का जो अनुवाद है वो अनवरे सुहेली के नाम से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा खां संबंधित हैं? तो वो है आपके ताजमहल से। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग माना जाता है। शाहजहां कालीन वास्तुकला का चरमोत्कृष्ट आगरा में यमुना नदी के तट पर निर्मित उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा है, और इसका मुख्य स्थापत्य उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि दी थी, और इसका प्रधान मिस्त्री निर्माता उस्ताद ईसा खां था। ठीक है, नेक्स्ट है, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश डैश से जोड़ा? तो बाबर ने अपना वंश पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान से जोड़ा था। बाबर कहता था कि मैं तैमूर वंश का भी हूँ और चंगेज वंश का भी हूँ। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मावरा उन्नहर ट्रांस आस्कियान की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो फरगना की जागीर के मालिक थे, और उसकी माता का नाम कुदलुग निगार खानम बेगम था। बाबर अपने पिता पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, और माता पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों और मुगलों दोनों के रक्त का सम्मिश्रण था। ठीक है, नेक्स्ट है, दहशाला व्यवस्था में इलाही पंचांग एरा के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया था? तो 15वें और 24वें। अकबर ने भूराजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण संशोधन किए, और इसके अंतर्गत 1580 में अकबर ने आईने दहशाला 10 वर्षीय नियम लागू किया। ये अकबर के शासनकाल का 24वां वर्ष था, और इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में अर्थात 1571 से 1580 के मध्य विभिन्न क्षेत्रों से अनाज उत्पादन की दरें निर्धारित की गई और उसका औसत निकाला गया। इसे रई कहते थे, और इसके आधार पर लगान नहीं, औसत नगद दर निर्धारित की गई, जिसे दस्तूर कहा जाता था। अकबर के द्वारा इलाही पंचांग 1584 में चलाया गया, और गद्दी पर बैठने के बाद पहले नौरोज अर्थात 11 मार्च 1556 में प्रारंभ माने जाने पर दहसाला व्यवस्था में अकबर के शासन के 15वें और 24वें वर्ष तक के राजस्व आंकड़ों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के द्वारा संगीत प्रतिबंधित करने की सूचना हमें मिलती है।
तो ये हमें सूफी मुस्तैद खां से मिलती है और मनूची से मिलती है। मुगल शासन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के सांस्कृतिक जीवन में संगीत की अहम भूमिका रही। अकबर के शासन से शुरू हुआ ये सफ़र शाहजहां काल तक निर्बाध रूप से चलता रहा। औरंगजेब ने इस्लामी परंपराओं को महत्व देते हुए दरबारी गायन पर रोक लगा दी। हालांकि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर स्पष्ट है कि उसने वाद्य यंत्रों के बजाने पर रोक नहीं लगाई। वो स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। मनुचू की स्टोरियो दी मिगोरो व साकी मुस्तैद खां की मासेरे आलमगीरी में औरंगजेब के द्वारा संगीत प्रतिबंध का वर्णन प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रतिबंध के बावजूद फारसी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये जजिया की समाप्ति 1565, ये 1565 में जजिया की समाप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, तो जजिया की जो समाप्ति हुई है वो 1565 में नहीं हुई है। ठीक है, तो अकबर जो है वो मुगल वंश का शासक था और उसने अपने शासनकाल में बहुत सारे सुधार कार्यों को किया, जैसे कि दास प्रथा का अंत किया। कब किया? तो देखो नीचे लिखा है 1562 में। तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध उसने 1563 में किया था। ठीक है, और जो जजिया कर की समाप्ति करी है इसने, ये करी थी इसने 1564 में, ना कि 1565 में। ठीक है, इबादत खाना की स्थापना इसने 1575 में करी है। ठीक है, और देखो यहाँ लिखा होगा, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये देखो, दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध 1563, जजिया की समाप्ति 1564, इबादत खाना की स्थापना 1575, महजर की उद्घोषणा 1589, आईने दसाला की स्थापना 1580 में करी और इसी के काल में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। मुगलकालीन आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी आईने अकबरी और विदेशी लेखकों के संस्मरणों से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल परिवहन या नदियों के आवागमन के प्रबंधन के लिए मुख्य मुगल प्रांतों या सूबों में उत्तरदायी था? तो ये था मीरे बहर। मुगल प्रशासन भारतीय और गैर भारतीय विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण था। इस प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें प्रमुख थे मीरे बहर। मीरे बहर जो है वो जल सेना का प्रधान होता था और इसका प्रमुख कार्य था शाही नौकाओं की देखभाल करना। दूसरा था वाकिया नवीस, ये समाचार लेखक होता था जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था। फिर है मीरे अर्ज, ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। फिर है मुशरिफ, ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। फिर है मीर बख्शी, जो कि सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, किस मुगलकालीन अधिकारी को लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटर जनरल कहा जाता था? तो भैया ऑडिटर जनरल कहा जाता था मुस्तौफे मुमालिक को। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को उचित ढंग से चलाने के लिए भिन्न भिन्न विभागों की स्थापना, उनके प्रमुखों की भी नियुक्ति की जाती थी, जैसे कि आरिज़े मुमालिक जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, सद्र उस सुदूर जो कि धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, चलो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, देख लो यहाँ पे ध्यान से। तो आरिज़े मामलिक जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता था। वरीदे मुमालिक जो है वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफे मुमालिक महालेखाकार होता था। मुस्तौफे मुमालिक सल्तनत काल में लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जनरल कहा जाता था और मुगल काल में इसी अधिकारी को मुस्तौफी यानी कि लेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पच्चीकारी या पित्रादूरा जो स्थापत्य कला का एक चारित्रिक विशिष्ट लक्षण है, वो भारत में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था? तो ये सबसे पहले प्रयुक्त हुआ था आपका जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया, फलस्वरूप उसके समय में बहुत ही कम इमारतों का निर्माण हुआ। जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण इमारत आगरा से बना एतमादुद्दौला का मकबरा है। ठीक है, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बना हुआ है। ये चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना है और ऐसा पहला मकबरा है जिससे बड़े पैमाने पर संगमरमर भवनों में पहली बार पित्रादूरा का प्रयोग मिलता है। यद्यपि इस प्रणाली यानी कि पित्रादूरा का प्रयोग इससे पूर्व ही उदयपुर राजस्थान के गोल मंडल में 1600 ईस्वी में किया जा चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है, मंसूर प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। ठीक है ना,
तो चित्रकार जितने हैं वो ज़्यादातर जहांगीर के दरबार से ही संबंधित है, लेकिन फिर भी हमें नाम याद रखने हैं क्योंकि अकबर के दरबार में भी कुछ चित्रकार थे, शाहजहां के टाइम पे भी थे और हुमायूं के समय पे भी थे। ठीक है, तो जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, बिसनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत और मनोहर थे, जिनमें से बादशाह ने उस्ताद मंसूर को, ठीक है, नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, पक्षियों और अनेक पुष्पों के अनेक चित्र बनाए हैं, अनोखे पुष्पों के। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक बिरला सारस और बंगाल का एक अनोखा पुष्प विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी और इसने तुझके जहांगीरी के प्रमुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। ड्यूटर ने संत जॉन पॉल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस सम्राट ने ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की थी? तो वो था शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए। उसने मिश्रित धातु की मुद्राओं को क्या किया? बंद करा दिया और शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था, जिसके तौल और आकार निश्चित था। चांदी का रुपया सबसे पहले शेरशाह ने शुरू किया है, जिसका वजन कितना होता था? हम कई बार पढ़ चुके हैं, 178 ग्रेन। चांदी और तांबे के विनिमय का अनुपात 1:64 था, यानी कि चांदी 1 और तांबे कितना होता था विनिमय? 64। ठीक है, तो 1:64 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष उसने प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद किया था? तो ये किया था 1579 में। तो अकबर ने 1579 में महजरनामा यानी कि ऐलाने अर्जी की शुरुआत करी, जिसके कारण अकबर ने धर्म से जुड़े सारे विवादों का निपटारा खुद करता था और उसी वर्ष अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पैदल यात्रा बंद कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस इमारत को राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया है? तो राजा मानसिंह ने गोविंद देव मंदिर वृंदावन में बनवाया है, उन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बनवाया है और जल महल उन्होंने नारनौल में बनवाया। लेकिन रोहतास का जो किला है बिहार में, वो उन्होंने नहीं बनवाया, वो बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो रोहतास के किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए बनवाया और हैबत खान तथा ख्वास खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? तो ये है शेख फैजी। शेख अबू अल फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई और अकबर का राजकवि था, जिसने 1588 में अकबर का विशेष कवि लिक उश अरा बन गया। क्या बन गया? लिक उश अरा। ठीक है, अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना करी और मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में संशोधन किया था। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। राजस्व संबंधी शब्दावली है एक में और दूसरे में अर्थ बोधनों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, चलो मिला के देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, तो देखो, पट्टा। पट्टा क्या था भाई? पट्टा था गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र। ठीक है, तो ये होता था पट्टा। कबूलियत क्या होता था? कबूलियत जो है वो स्वीकार्यता पत्र होता था। ठीक है, स्वीकार्यता पत्र होता था। देखो, पट्टा जो है वो स्वीकार्यता पत्र होता था। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते, उसके बाद बताऊंगी मैं। तशखीश। तशखीश क्या होता था? तो तशखीश जो है वो राजस्व आकलन होता था। ठीक है, और तहसील, तो तहसील आपका फसल संग्रह होती थी। क्या होती थी? फसल संग्रह। देखो, पट्टा और कबूलियत की जो शुरुआत है वो किसने करी है? तो ये हमने मिलान कर लिया। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। पट्टा और कबूलियत की शुरुआत करी थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने की थी। राज्य किसान को जो भूमि देता था उसका विवरण उस दस्तावेज में लिखा होता था, जिसे पट्टा कहा जाता था, और किसान उस भूमि पर कितना लगान देगा उसे कबूलियत कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तशखीश। तो तशखीश से राजस्व आकलन होता था और तहसील से फसल संग्रह का संबंध होता था। ठीक, आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए मारने और देश निकालने का आदेश दिया? तो ये काम उसने किया था
मजहरनामा के टाइम पर, ठीक है, यानी कब हुआ, 1579 में। तो 1579 में अकबर ने मजहरनामा यानी कि ऐलाने अर्जी का आयोजन शुरू किया था, ठीक है, जिसमें मुस्लिमों के धर्मगुरुओं के बीच विवाद को सुलझाया जाएगा, जिसमें राजा का आदेश ही सर्वोपरि होगा, जिसे लेकर कुछ कट्टरपंथी उलेमाओं ने विरोध किया, जिन्हें अकबर ने 1580 में पानी में फेंककर मरवा दिया था, यमुना नदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी 1601 में लगभग थी, कितनी थी, 15%। निजामुद्दीन अहमद की किताब तबकाते अकबरी के अनुसार 1593 में 120 बड़े शहर और 3200 लगभग बस्ती थी और कुल जनसंख्या 1 करोड़ थी, जिसमें 15% लोग शहरों में रहते थे, जिसमें 1/4 लोग कृषि से जुड़े थे। नेक्स्ट है, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद करी, तो ये की थी नूरपुर में। 1556 में कांगड़ा के राजा जयचंद को अकबर ने पराजित किया, नूरपुर के राजा ने अकबर की मदद की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या है, तो नूरपुर रियासत का पुराना नाम था धमेरी। पहले नूरपुर रियासत का नाम धमेरी था और बाद में नूरजहां के नाम पर इसे नूरपुर कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजसभा में प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था, तो वो था टॉमस रो। प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस 1608 में जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के नाम लाया था। इसके बाद 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। दिए गए विकल्पों में कैप्टन हॉकिंस नहीं है, इसलिए हमने टॉमस रो लगाया, वरना कौन आएगा, कैप्टन हॉकिंस। कब आया था, 1608 में, और टॉमस रो कब आया, 1615 में, ठीक है। तो हॉकिंस जो है वो 1608 में अकबर के टाइम पर आया और टॉमस रो जो है वो 1615 में जहांगीर के टाइम पर आया, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, तो भैया किसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, तो शाहजहां ने जो निर्माण करवाया है वो जामा मस्जिद का करवाया है। कहाँ करवाया है, दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में लाल किले के पास स्थित जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1656 ईस्वी में बनवाया था और इसने शाहजहानी शैली में फूलदार अलंकरण की मेहराबें भी इसमें बनी हुई हैं। ये आपका पीजीटी 2016 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित की थी, तो ये मुगल शासक कौन है, ये मुगल शासक है शाहजहां। 1638 में मुगल शासक शाहजहां के द्वारा राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई, ठीक है। नेक्स्ट है, हज़मानामा की चित्रकारी किसके आदेश पर बनाई गई थी, तो अकबर के आदेश पर हमजानामा की चित्रकारी बनाई गई थी। मुगल चित्रशाला में सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने में आई, वो है दास्ताने अमीर हमजा अर्थात हमजानामा। इसमें लगभग 1200 चित्र हैं। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसके चित्रण का कार्य अकबर की प्रेरणा से शुरू हुआ, जिसमें 15 वर्ष लगे। इसमें सैयद अली और अबू समद के निर्देशन में लगभग 50 चित्रकारों ने काम किया है जिसे बेहजाद प्रमुख है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के पतन के उपरांत सफदरजंग किस प्रांत का शासक बना, तो वो अवध का शासक बना था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और उसी के बाद स्वतंत्र क्षेत्रीय सत्ताओं का उद्भव हुआ। इनमें एक प्रमुख क्षेत्रीय राज्य अवध का था, जहां पर सर्वप्रथम सादत खान ने अपनी सत्ता स्थापित की। अवध के शासक को नवाब वजीर कहा जाता था और इसके पश्चात 1739 में सफदरजंग अवध प्रांत का शासक बना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर के समय में न्यायपालिका का प्रमुख किसको माना जाता था, तो ये काजी को माना जाता था। धार्मिक विभाग का प्रमुख सद्र उस सुदूर होता था जिसके मुख्य कार्य शरीयत की रक्षा करना और काजियों और मुफ्तियों की नियुक्ति करना था, परंतु जब वह न्याय विभाग के प्रमुख की हैसियत से कार्य करता था तब वो सद्र उस सुंदर न कहलाकर मुख्य काजी यानी कि काजी उल कजात कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की राजधानी कहाँ थी, तो भैया जहांगीर की राजधानी जो थी वो आगरा में थी। तो जहांगीर की राजधानी आगरा थी, जिसे सबसे पहले सर्वप्रथम 1506 में सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया था। 1638 में शाहजहां के द्वारा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली जो है वो ले जाई गई। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसने लिखी है, तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। आईने अकबरी 16वीं शताब्दी में अकबर के नवरत्नों में
अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, जिसमें अकबर के दरबार और शासन के बारे में वर्णन मिलता है और ये अकबरनामा का 3rd पार्ट है, यानी कि तीसरा भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल अमीर नहीं था? तो मुगल अमीर यल्दौज नहीं था, मुनीम खां था, आदम खां था और बैरम खां था। यल्दौज जो है वो मुगल काल में अमीर नहीं था। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोधी और गोरी का गुलाम था यल्दौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद शाही आदेश सूचित करता है? तो फरमान जो है वो शाही आदेश को सूचित करता है। फरमान फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है आदेश जारी करना। ये अन्य शब्द मराठा साम्राज्य के शब्द है। शाही आदेश फरमान से संबंधित है और ये सम्राट के द्वारा निर्गत राजाज्ञा होती थी। नेक्स्ट है, कुमाऊं का कौन सा शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ? तो बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद कुमाऊं का शक्तिशाली शासक था। कांधार युद्ध के समय उसने मुगलों के लिए बहुत वीरता से युद्ध किया। शाहजहां ने उसे प्रसन्न होकर उसके राज्य की समस्याएं दूर करने में उसे सहयोग दिया, परंतु कुछ समय पश्चात शाहजहां ने बाज बहादुर पर आक्रमण किया और उसे अधीनता स्वीकारने के लिए बाध्य किया। अंततः 1654 में उसने मुगल दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, किसने कहा? तो ये स्टेनले लेनपूल ने कहा। अकबर को मुगल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और इसी संदर्भ में स्टेनले लेनपूल ने अपनी पुस्तक में अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा है। इसके अतिरिक्त अन्य इतिहासकारों ने भी अकबर के कार्यों की समीक्षा करी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार उसने देश को एक छत्र के नीचे लाने हेतु कई उपाय किए। यदि दक्षिण की सल्तनतें उसकी योजना समझकर उससे सहयोग कर पाती तो भारत यूरोप और एशिया का सबसे सशक्त और समृद्ध देश होता और उसका इतिहास ही दूसरा होता। विंसेंट स्मिथ के अनुसार वो मनुष्यों का जन्मजात शासक था और इतिहास के ज्ञात शासकों में वो सर्वश्रेष्ठ होने का वास्तविक अधिकारी है। नेक्स्ट है, शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ। तो शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ था जलाल खां के अधीन। किसके अधीन? जलाल खां के अधीन। शेरशाह इब्राहिम सूर का प्रपौत्र और हसन का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? शेरशाह हसन का पुत्र था और इब्राहिम सूर का प्रपौत्र था। ठीक है, अपनी योग्यता से शेरशाह ने अपने पिता के आश्रयदाता जो कि जमाल खां था का विश्वास पात्र बन गया और 1528 में वो दक्षिणी बिहार गया और बहार खां के पुत्र जलाल खां का शिक्षक अतालिक व संरक्षक नियुक्त हो गया। शासक की मृत्यु के पश्चात दक्षिण बिहार नायाब सूबेदार बना दिया गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे हैं। तो वे सैयद बंधु कौन थे? वे सैयद बंधु थे हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। मुगल राजनीति में सैयद बंधु के नाम से अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां प्रसिद्ध थे। उत्तराधिकार युद्ध में इनकी विशेष भूमिका रही है। इनका दावा था कि ये मेसोपोटामिया के एक साहसी व्यक्ति अब्दुल फरह के वंशज थे। उत्तराधिकार के युद्ध में ये हजादा मुअज्जम की ओर से लड़े जो बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह बना। फर्रुखशियर को सम्राट बनाने में सैयद बंधुओं की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे हैं? तो ये है आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, उसके बाद है आपका शहबाज खान और ये है जगन्नाथ कछवाहा। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में लड़ा गया था और उसके बाद 1576 हल्दी घाटी का युद्ध 1576। इसके बाद 1580-84 के बीच में अकबर ने सेना नायकों अब्दुल रहीम खाने खाना और शहबाज खान तथा जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध कई सैनिक अभियान भेजे किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। महाराणा प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के आसपास के अनेक इलाके जीत लिए और वर्तमान डूंगरपुर के निकट चावंड में नई राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित किन मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो मानसिंह को जो राज्यपाल नियुक्त किया गया था वो नियुक्त किया गया था काबुल का, इसके साथ साथ बिहार का और इसके साथ साथ बंगाल का। ठीक है, 1, 3 और 4।
अकबर के द्वारा मानसिंह को काबुल, बिहार और बंगाल की सूबेदारी दी गई। अकबर ने मानसिंह को 1580 से 1587 तक अफगानों के विरुद्ध काबुल का सूबेदार बनाया। 1587 से 1594 तक बिहार का सूबेदार बनाया गया, जहां उसका कार्य स्थानीय जमींदारों के विद्रोह को दबाना था। 1594 में उसे बंगाल की सूबेदारी सौंपी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव या फिर मेदिनी राय? तो भैया ये चारों के चारों ही लड़े थे। ठीक है, तो खानवा का जो युद्ध है वो 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, मेदिनी राय, हसन खां मेवाती और मालदेव ने दिया था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मालदेव के दो सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े, वो थे जैता और कुप्पा। ठीक है, राणा गंगा के बाद राव मालदेव जो कि 1532 से 62 तक रहे, मारवाड़ के शासक बना। फरिश्ता और बदायूनी ने मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। 1544 में अजमेर और जोधपुर के बीच सेमल या गिरी सुमेल नामक स्थान पर मालदेव और शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगानों के बीच युद्ध हुआ। लगभग 1 महीने तक चले इस युद्ध में मालदेव के दो सेनानायक जैता और कुप्पा मारे गए। नेक्स्ट है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे हमें सत्य ढूंढना है, तो चलो पढ़ लेते हैं। अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान करी, ये बात बिल्कुल सही है। मानसिंह के चले जाने के बाद पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, ये भी सही है। राणा प्रताप ने ईदर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था, ये भी सही है। और राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584 से 85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। तो चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। और पांचवा एक और है, राणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाया था, ये बात जो है वो ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो सीपे सलार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, तो वो सीपे सलार कौन था? जसवंत सिंह। तो शाहजहां ने जसवंत सिंह और औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। औरंगजेब और मुराद सदल व जसवंत सिंह के बीच में अप्रैल 1658 में धर्मट पर युद्ध हुआ था, धर्मट नामक स्थान पर, जिसे धर्मट का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ? 1658 में। किसके बीच? औरंगजेब और मुराद सदल और जसवंत सिंह के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में जसवंत सिंह की हार हो गई और जसवंत सिंह को शाहजहां ने महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था? तो वो था मुल्ला मोहम्मद यजदी। ठीक है, तो अकबर की धार्मिक नीति के विरुद्ध जौनपुर के मुल्ला यजदी जो कि 1580 में इस आशय का एक फतवा निकाला कि अब बादशाह मुसलमान नहीं रहा, अतः मुसलमानों को उसके प्रति विद्रोह करना नियमानुकूल है। तो इनका हाल क्या हुआ होगा? सोचो, 1580 में अकबर ने क्या किया था? नदी में फेंकवा दिया था मार के। ठीक है, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा करी है? तो ये है मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा करी। मानसिंह, भगवंत दास और भगवान दास ने अकबर की सेवा करी तथा सवाई जयसिंह औरंगजेब के काल में मुगल सेवा में प्रविष्ट हुए। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, कहलाते थे, क्या कहलाते थे? राजवी। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वे राजवी कहलाते थे। जबकि दूर के रिश्तेदार सरदारों को रवलोत के नाम से पुकारा जाता था, रावलोत के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे परिच्छेद पढ़ना है, उसके अनुसार हमें उत्तर को देना है। तो बहुत लंबा परिच्छेद है, पढ़ लेते हैं। जहांगीर ने 2 बार लाहौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर शिकार महल के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक मीनार, तालाब और मंडप का उल्लेख करता है। आज इस जगह को शेखपुरा के नाम से जाना जाता है, परंतु जहांगीर ने 1606 में इसे जहांगीरपुरा कहा और उसके बाद 1620 में इसे जहांगीराबाद कहता है। इन दोनों का अर्थ है कि जहांगीर का शहर, इसमें जहांगीराबाद अधिक भावात्मक रूप है। यहाँ जहांगीर के प्रिय लंगड़े हिरण की 1606 में मौत हुई थी, उसे एक कब्र में दफना दिया गया था और उसके ऊपर हिरण की प्रतिमा और कश्मीर में मुल्ला मोहम्मद हुसैन के द्वारा लिखी प्रशस्ति
लगा दी गई। इस समाधि प्रस्तर के समीप उस क्षेत्र के जागीरदार सिकंदर मुइन खान की देखरेख में 1606 में लगभग एक मीनार का निर्माण कराया गया था। जहांगीर के आदेशानुसार सिकंदर मुइन खान ने एक तालाब और राजमहल का भी निर्माण कराया। जब निर्माण कार्य प्रगति पर था तो उसी समय मुइन की मौत हो गई। इसके बावजूद परिसर का निर्माण कार्य 1620 में ठीक प्रकार से पूरा हो गया। बाद के चरणों का निर्माण कार्य इरादत खां की देखरेख में पूरा हुआ। इसके निर्माण पर इतना अधिक व्यय हुआ था कि बादशाह ने अपने संस्मरणों में इस राशि का उल्लेख किया है। जहांगीर ने इस स्थल को एक शाही शिकार स्थल माना था, यद्यपि इसके उत्तराधिकारियों ने इस जगह को अपर्याप्त पाया और 1634 में उसके मंडप के पुनर्निर्माण पर काफी धन व्यय किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है? तो ये है आपकी मालदा में। अकबर के शासनकाल में निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी के अनेक किलों और महलों का निर्माण कराया था। इसके शासनकाल में मालदा में नीम सराय नामक मीनार का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया? तो ये किया है इसने तुझके जहांगीरी में, जो कि इसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो तुझके जहांगीरी मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा है। किसमें लिखी गई? फारसी भाषा में लिखी गई है और इस पुस्तक में जहांगीर ने मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे शेखू बाबा भी कहा जाता था? तो शेखू बाबा कहा जाता था किसको? बादशाह जहांगीर को। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को मुगल सम्राट अकबर की पत्नी मरियम उस जमानी से हुआ। जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ, अतः अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था। नेक्स्ट है, जहांगीरपुरा और जहांगीराबाद दोनों नामों का एक ही अर्थ है, अर्थात जहांगीर का शहर है। पूरा शब्द किस भाषा में लिया गया है? तो ये लिया गया है संस्कृत भाषा में। ठीक है, पूरा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, शेखपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरन मीनार के समान है। हिरन मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था कि हिरन मीनार जो है वो आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी में, है ना। हिरन मीनार फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसे अकबर ने अपने प्रिय हाथी और हिरन के नाम पर बनवाया था। नेक्स्ट है, मीर जुमला ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी, एक सेकेंड, मीर जुमला ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। 1663 में अहोम राज और उसके बीच एक संधि हुई और अहोम ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? तो इसका आंसर होगा 1681 में। ठीक है, तो औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। मीर जुमला ने मार्च 1662 को असम के अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 में अहोम राज और उसके मध्य एक संधि हुई। अहोमों ने जुमला की मृत्यु के बाद 1681 में पुनः मुगलों के कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। नेक्स्ट है, सूफीवाद तब सर्वेश्वरवादी बनना शुरू हुआ जब इब्र अल अरबी 1240 में मृत्यु के विचार सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी 1207 से 73 और अब्दुल रहमान ज़ौनी 1400-1492 के फारसी काव्य और उसके बाद अशरफ जहांगीर सिमनोनी 15वीं शताब्दी के प्रारंभ के भारत के भीतर प्रयासों पर अपना प्रभाव डालने लगे। इसी समय शंकराचार्य की वेदांत विचारधारा के सर्वेश्वरवाद का प्रभाव ब्राह्मणवादी विचारों के भीतर लगातार बढ़ रहा था। निम्नलिखित में से वो कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे पहले इस विचार को पहचाना है? तो वो पहला शासक था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। ठीक है, तो अकबर की भांति जहांगीर भी दरवेशों, संतों और विभिन्न पंथों के धार्मिक चिंतकों से मिलने और संलाप करने को हमेशा उत्सुक रहता था और उन्हें दानों अनुदानों से नवाजा करता था। जहांगीर को सर्वाधिक शांति वेदांत के अनुयायियों के मध्य मिलती थी। वेदांत को वो तबस्सुफ शास्त्र कहता था। उनसे सानिध्य स्थापित करने के प्रयत्न के सिलसिले में वो अपने शासनकाल के 11वें वर्ष 1616 में उज्जैन निवासी जदरूप गोसाई से मिला था और यूजीसी ने भी उत्तर सी ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था? तो वो था जहांआरा बेगम। जहांआरा बेगम शाहजहां की पुत्री थी। शाहजहानाबाद का नक्शा जहांआरा बेगम ने ही बनवाया था। चांदनी चौक और
शाहजहानाबाद में स्थित साहिबाबाद के बगीचे का निर्माण भी जहांआरा बेगम ने करवाया। साहिबाबाद का बगीचा बेगम का बाग के नाम से भी जाना जाता है और इसमें धनी व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक सराय भी बनवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। यहां यात्री बिस्तर पर पका भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। और ये शासक कौन है? तो ये शासक था भाई शेरशाह सूरी। ये काम शेरशाह सूरी ने किया था। तो शेरशाह ने सड़कों को सुरक्षित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए उसने 2-2 करोड़ यानी कि कोस अर्थात 4-4 मील की दूरी पर सराय बनाई। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए इन सरायों में अलग अलग खंड बनवाए गए जहां उन्हें चारपाई, बिस्तर, भोजन मिल सकते थे। मुसलमानों के लिए मुसलमान और हिंदुओं के लिए ब्राह्मण रसोइये रखे गए। जो हिंदू जातिगत नियम के कारण स्वयं खाना पकाते थे उनके लिए अनपक्की खाद्य सामग्री की भी व्यवस्था की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1589 में महजर का प्रारूप तैयार किया था? तो ये शेख मुबारक और फैजी ने किया था। तो 1579 में अकबर ने महजर जारी किया। महजर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक और उसके पुत्रों फैजी के द्वारा दी गई थी। महजर ने अकबर को यह अधिकार दिया कि उलेमा में किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में वो साम्राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विचार को जिसे वो सर्वोत्तम समझे मान्यता दे सकता था। शेख मुबारक ने महजर का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो अकबर के सिक्के ढालने वाले कर्मचारी तीनों धातुओं के सिक्कों को ढालने में उच्च गुणवत्ता को कायम रखने के लिए प्रति सावधानी रखते थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था। चांदी की शुद्धता में कमी 96% से नीचे गिरावट नहीं हुई और तांबे के सिक्कों की उच्च शुद्धता बनी रहती थी। ये भी सही है। वो एक स्वतंत्र अथवा मुक्त ढलाई व्यवस्था थी। ये भी आपका सही है। 1595 में कुल 96 टकसालें थी। ये गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका बी होगा। ठीक है, तो मुगल बादशाह अकबर ने अपने समय में सोना चांदी के विभिन्न तौल और मूल्यों के सिक्के चलाए और उसका पारस्परिक अनुपात निश्चित कर लिया। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया था। ठीक है, इसके काल में तीनों धातुओं के सिक्कों को ढालने में उच्च गुणवत्ता में सावधानी रखी गई। स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था। चांदी की शुद्धता में कभी 96% से नीचे गिरावट नहीं हुई और तांबे की शुद्धता बनी रही। अकबर का सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था इलाही। एक इलाही 10 रुपए के बराबर होता था, जबकि सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का संशप था। ठीक है, क्या था? संशप, जो 100 तोले से भी ज्यादा भारी था। अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम सीता की चित्र भी अंकित कराया और देवनागरी में राम सिया लिखवाया है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। कैसे लगा आपको आज की क्लास? अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब यानी कि स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। ठीक है, तो कैसी क्लास लगी ज़रूर बताइएगा और हम इसी तरीके से अपना आगे का पूरा ये कंप्लीट करेंगे। तो मुगल वंश हम जो है 5 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक मैं 5 क्लास ही करवाऊंगी, मतलब 5 क्लास में ही हमारा समाप्त हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन अब तक के UGC नेट में आपके TGT PGT में पूछे गए हैं, वो भी किसी भी उसमें, चाहे राजस्थान में पूछे गए, उत्तराखंड में पूछे गए, कहीं भी पूछे गए, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, लेक्चरर एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए ज़रूर देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। हिस्ट्री का हमारा जो वो है बहुत बड़ा है और जैसे कि आपको पता है कि 2022 का भी आपका TGT PGT लगा हुआ है। नई वैकेंसी भी आने वाली है, साथ ही साथ आपका GIC का एग्ज़ाम भी अप्रैल या मई में हो सकता है। अभी तो डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कायास यही लगाए जा रहे हैं कि आपका अप्रैल या मई में हो जाएगा एग्ज़ाम। तो इसलिए हमें तैयारी करते रहना है और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा मैं पॉलिटिकल साइंस भी शुरू कराऊंगी। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है जिसका भी, और अगर उसे चाहिए तो आप बता सकते हो, तो उसकी क्लासेस भी मैं स्टार्ट करा दूंगी। अभी फिलहाल मैं हिस्ट्री की करा रही हूँ, उसके साथ ही साथ आपको CTET के भी पेपर्स लगवा रही हूँ। तो अगर आप CTET की तैयारी करें तो आप वो भी कर सकते हो। तो UP-TET और CTET का सिलेबस भी आ चुका है, सॉरी UP-TET और सुपर टेट का सिलेबस आ चुका है, तो वो भी आपको मैं जल्दी उसको भी शुरू करा दूंगी। शेड्यूल खाली होता है वैसे ही, तो वैसे भी आपको पता है कि 3 क्लासेस आपकी चलती हैं। फिलहाल अभी तो 2 ही चल रही हैं, तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं कल, बाय बाय।